मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज का डिबेट दरभंगा के तमाम राजनीतिक दल के नेता, डॉक्टर्स, बुद्धिजीवी, शिक्षक, यही नहीं दरभंगा के अलावा देश के विभिन्न कोने में रह रहे राजनीतिक, और हम बता दें कि मिथिला मंच न्यूज के इस डिबेट को पटना और दिल्ली में भी डिबेट कर रहे नेताओं तक हमारा यह डिबेट पहुंच रहा है। और यहां के नेता बता रहे हैं कि किस तरह हम दरभंगा में भी डिबेट के जरिए अपनी पार्टी के पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं। और यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इससे पहले दरभंगा में कोई ऐसा डिबेट नहीं होता था, लेकिन मिथिला मंच न्यूज ने जनता और खासकर नेताओं की भावना को समझते हुए डिबेट, प्रत्येक दिन हमारा यह डिबेट जारी है। हम बता दें, आज हमारा मुद्दा है लालू के जेल पर राजनीति गरमाई। हमारे साथ सबसे पहले हम मिला दें आपको पार्टिसिपेंट से। हमारे साथ मनीष जायसवाल हैं, बीजेपी के जिला सचिव हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। दूसरी तरफ हम बता दें, हमारे साथ अर्जुन कुमार चौधरी हैं, जो आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। अर्जुन जी, आपका स्वागत है। अर्जुन कुमार, आपका स्वागत है। अर्जुन जी, धन्यवाद सर। वहीं बता दें, हमारे साथ प्रोफेसर जाहिद रजा हैं, जो कांग्रेस के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं दरभंगा जिला के। जाहिद जी, आपका स्वागत है। जाहिद जी, तो चले हम बता दें, तीन राजनीतिक दल के नेता हमारे साथ जुड़े और अहम मुद्दे पर हम चर्चा करें। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि लालू के जेल पर कल हमने राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष लिया था, वो अपनी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन ये बताइए, आखिर मानवता के नाम पर यह वर्षों से चारा घोटाला का चल रहा है, क्या ये जो सीबीआई कोर्ट का जो आया है फैसला, वो क्या गलत है? किसी ने कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया है, तो कोई राजनीतिक दल में ओबीसी, एससी, एसटी की बात उठाते हैं। तो क्या मनीष जी ये बताइए कि क्या ये गलत है? क्या पक्ष है आपका, मनीष जी? चर्चा शुरू होने पर मैं एक दो बात आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगा। प्रथम कि कल 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। मैं सभी को उसकी शुभकामना देता हूँ। दूसरा, आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया है रूपाणी जी के नेतृत्व में, मैं उसका बधाई देता हूँ। और तीसरा, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 जो कल रात में हमारी सेना ने किया है, उसके लिए मैं सेना के सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूँ। अब आए आपके प्रश्न पे मनोज जी। माननीय न्यायालय का आदेश हो चुका है। आदेश आने वाले 3 जनवरी को हम लोगों के बीच में होगा, और सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर, सारी पक्षों की बातों को सुनकर एक लंबा समय लगा है, 20 वर्षों से भी अधिक समय लगा है। 96-97 में इसका उद्भेदन हुआ था, और ये 7वीं बार लालू प्रसाद यादव इस चारा घोटाले में जेल में गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पक्ष को सुना नहीं गया या उनकी बातों को का संज्ञान नहीं लिया गया। सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, और ये सभी पक्षों को मान्य होना चाहिए। अर्जुन जी, आप आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बता दें कि कई बार सामने आया, बीजेपी का आप विरोधी रहे हैं, बीजेपी के जो उनका विचार है उससे, क्या ये बताइए, क्या ये आपको तर्कसंगत लगता है कि ये जो कोर्ट है वो दलित या फिर ओबीसी को देखते हुए इस तरह का फैसला सुनाती है, जो आरोप लगाया गया? अर्जुन जी, ऐसा है, सबसे पहली तो ये बात होनी चाहिए कि क्या इस देश में सरकारें वास्तव में ईमानदार राजनीति कर रही है, या देश और राज्य की जनता को केवल और केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है? अगर लालू प्रसाद यादव अपराधी है, तो सृजन घोटाले के अपराधी कहाँ गए? और सीबीआई कोर्ट का जो फैसला आया है, लालू प्रसाद को जेल भेजा गया है, वो काम अपना सीबीआई कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ
बाकी भ्रष्ट नेताओं के ऊपर क्या हो रहा है कार्रवाई? चलिए, आपका ये कहना है कि पहले एक जगह जो डकैती करता है तो दूसरे जगह डकैती करता है, उसको पहले पकड़े उसके बाद नहीं, ये कहना है आपका? नहीं, आपका ये कहना हुआ ना कि पहले सृजन का पकड़िए, उसके बाद आप ये कहना। अच्छा, हम जान एक बात, हाँ हम चर्चा करेंगे इस पर। आपका पक्ष पहले अभी एक एक पक्ष जानते हैं, उसके बाद हमारे पास पूरा 40 मिनट मैं ये कह रहा हूँ प्रोफेसर, मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि चोर पकड़ने वाला पुलिस जो है वो खुद चोर है, उसके साथ बैठा हुआ, उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ ठीक, निश्चित हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर जाहिद रजा, ये बताइए, आप लोगों ने भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव को एक साजिश के तहत बीजेपी वालों ने फंसाया है। आरजेडी भी कल वही स्टेटमेंट दे रही है। कोर्ट के जो आदेश आए हैं उस पर भी उसने प्रश्न लगा दिया है। जाहिद नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके मिथिला मंच को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस कार्यक्रम को शुरू किया है, इसलिए बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आप अपने माध्यम से हम लोगों की बात गवर्नमेंट को या फिर अवामुन्नास के बीच, आम जनता के बीच पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए और मैं धन्यवाद को देता हूं। हमने कभी नहीं ये कहा कि कोर्ट का फैसला गलत आया है। हमें कोर्ट के फैसले पर कोई एतराज नहीं है, हमें एतराज है गवर्नमेंट की मंशा पे, और हमें एतराज है यहाँ की ईडी और सीबीआई के जो कार्यकलाप का जो तरीका है उस पर हमें एतराज है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक ही केस में जनाब जगन्नाथ मिश्र जी और श्री लालू प्रसाद जी को एक्यूज किया गया। ऐसे में एक आदमी को बरी कर दिया जाता है और एक आदमी को जेल कर दिया जाता है। तो यहाँ लगता है, इसलिए मैंने कहा कि कोर्ट पर हमारा कोई लांछना नहीं है, कोर्ट पर हम कोई ब्लेम नहीं करते। कोर्ट पर आरोप हुआ ना, तब तो आपका कोर्ट पर आरोप हुआ। नहीं, कोर्ट पर आरोप नहीं, हमारा कहना है कि आप कोर्ट के सामने जो एविडेंस पेश करेंगे, जो सीबीआई ने एविडेंस पेश किया है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है, और उसी केस में एक आदमी को कोर्ट के जरिए बरी किया जाता है, एक आदमी को बेल नहीं किया जाता, जेल किया जाता है। तो कहा कि जगन्नाथ मिश्रा जैसे सभी नेता अनुशंसा करते हैं, उन्होंने अनुशंसा कर दिया अपने लेटर टाइप पर, तो सभी राजनीतिक दल के नेता करते हैं। आप भी कहे होंगे तो आप भी कर देते होंगे अपने लेटर टाइप पर। ये मंत्री कोई भी आदमी अनुशंसा करने से पहले हम भी अपने लेटर पैड पर अनुशंसा ऐसे वैसे नहीं कर सकते। जब तक उस बात को हम जानेंगे नहीं तब तक अनुशंसा कैसे कर देंगे, इसका मतलब है। और इससे पहले तमाम केस में दोनों आदमी पर इल्जाम एक है। मैं ये नहीं कहता कि सही है गलत है, एक ही केस में दोहरी नीति अपनाई गई, दो तरह का फैसला लिया गया। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के जरिए ये सीबीआई के जरिए इस बात को गलत ढंग से पेश किया गया कोर्ट में, जिसकी वजह से ये फैसला आया। तो ठीक है, तो 2G पर भी हुआ है फैसला, उस पर भी आप आरोप लगा दीजिए। 2G पर तो आप लोग देखिए, हमारे आरोप की जरूरत नहीं, गलत फैसला आपने जी। लोगों ने कांग्रेस को देखा कि हम पर इल्जाम आया, हमने अपने पार्टी के लोगों से हमारे साथ जो लोग चल रहे हो सकता है, ये तो जायज नहीं है ना जायज जी। मनीष जी, क्या जायज हो सकता है कि एक जगह 2G में वही देती है क्लीन चिट कांग्रेस को, और एक तरफ ये कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, तो आप ये बता दीजिए ना कि 2G में कल 2G में भी वही मामला है। नहीं, हम गलत नहीं बोल, वही चीज मामला है। कल आपने गलत पेश किया था। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। आज से कुछ दिन में एक सप्ताह पूर्व ही 2G का फैसला आया था, और कांग्रेस और उसके समर्थक, उसके साथ वाले जितने भी दल थे पूरे देश में, उनके बीच में उत्साह का माहौल था। और यही सीबीआई कोर्ट 2G मामले में सभी दोषियों को बरी कर रही थी। ये दूसरी बात है कि सीबीआई का पक्ष आगे की जो न्यायालय की प्रक्रिया है, उच्चतम न्यायालय है, वहां भी वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन आज कांग्रेस जहां न्यूट्रल होकर सीबीआई ने अपना पक्ष रखा आया है, वो सरकार के द्वारा
निर्णय लिया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक ही व्यक्ति सीबीआई को पर हामी भरते हैं और दूसरी तरफ वो बोलते हैं नहीं सीबीआई ने गलत किया। दूसरी बात पक्ष को गलत रखा गया है, ये मेरा कहना है। आप जो फैसला 2G पे आया, वही फैसला कल आया तो पहले आया, उस पर ब्लेम किया गया और हमको अपनी सरकार गंवानी पड़ी, हमने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उस पर, और आज हमको उसी कोर्ट ने बरी किया है, उस पर उसी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ये गलत उस पर ब्लेम किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट आप मानते हैं ना सीबीआई तटस्थ है, उस वक्त भी हम पर पॉलिटिकल ब्लेम था, न कि कोई एविडेंस था उस पर। आज एविडेंस पर जब मामला आया है तो उसमें 2G को बरी कर दिया गया, पॉलिटिकल ब्लेम था उस पर। तो आप वहाँ भी कहिए, वहाँ भी आरोप लगा सकते हैं आप सीबीआई पर। नहीं, सीबीआई तो हम आज भी गवर्नमेंट की मंशा पर हमने आरोप लगाया है, और गवर्नमेंट के जरिए ही सीबीआई कभी अपने फैसले को कभी रद्दोबदल करती है। ये चूंकि सीबीआई गवर्नमेंट के अंडर में होती है, जहाँ गवर्नमेंट का नहीं चलता या गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्ट नहीं लेती है तो सीबीआई वहाँ अपना चार्जशीट पैसे दाखिल करते हैं। इनका मानना है कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में, तो क्या ये अपने तरीके से सीबीआई को चलाते थे? मतलब कि ये नहीं, यही तो कहना है कि हम अपने तौर पे जब हम यूपीए की सरकार चला रहे थे उस वक्त हम अपने तौर पे सीबीआई को ईडी का इस्तेमाल नहीं करते थे। आज की सरकार अपने तौर पर इस्तेमाल करती है, हम तो कल नहीं चला रहे थे ना। हम तो उसको क्या आप चला रहे थे इसलिए आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, आपने ये भी साबित होता है ना कि कल की सरकार ये नहीं, आज 10 दिन पहले आप खुशी मना रहे थे कि सीबीआई का जो डिसीजन आया है वो निष्पक्ष है, और आज आप कहते हैं सीबीआई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसमें सरकार की हस्तक्षेप है। बिल्कुल हस्तक्षेप है। आप ये तो इसी दोनों फैसले से साबित हो जाता है ना कि कल यूपीए गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसलिए उसमें सही फैसला आया। आज की सरकार पर हस्तक्षेप करती है आज की सरकार, इसलिए गलत फैसला रहा। जगन्नाथ मिश्र जी का आपने बात रखा कि उनको इससे हटा दिया गया, लालू जी को चूंकि वो पिछड़ा वर्ष से इसलिए उनको कन्विक्टेड किया गया। जो 16 व्यक्ति है, 16 व्यक्ति में 8 व्यक्ति वो अग्री पिछड़ी जाति से आते हैं जिनको कन्विक्शन हुआ था, और जो 8 व्यक्ति छूटे हैं जिसमें जगन्नाथ मिश्रा भी है, उसमें से 4 व्यक्ति 50% लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा और बैकवर्ड क्लास से आते हैं। तो ये जो आज सामाजिक स्तर पर जातिवाद का भेदभाव लगाया जा रहा है, हमारे समाज को जातिवाद के नाम पर बांटा जा रहा है। अर्जुन जी, आपने दोनों आदमी को सुना, क्या कहना है? क्या बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसे समझ लें, गरीब लहरों पे पहरे बिछाए जाते हैं और समुद्रों की निगरानी तलाशी कोई नहीं करता। यही बात है। जो लोग पिछले हैं, दबे हैं, कुचले हैं, इसलिए मैंने कहा उनके गरीब लहरों पे पहरे लगाए जाते हैं और समुद्रों की तलाशी कोई नहीं करता। इससे बड़ा घोटाला हो रहा है। बड़ी ऊंची जात के लोग या के लोग पूछता नहीं। आज अभी के फैसले में आप देख लें, एक गरीब का मसीहा, एक दलित, एक बैकवर्ड, उसको आप केस में फंसा रहे हैं। और ये कह लीजिए कि अब हम, ये बात अच्छी नहीं लगती है, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि हम तो यही, कोई भी आदमी यही कह सकता है। अर्जुन जी को बोलने दीजिए। अर्जुन जी को बोलिए। हाँ, आपसे अर्जुन जी बोलिए। सुना आपने दोनों आदमी। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो दलित और पिछड़ा का राग अलापा जा रहा है और समाज को बांटा जा रहा है, और उसके माध्यम से एक अपराधी को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक वोट पोलराइजेशन का एक तरीका है, एक ड्रामा है। अपराधी न दलित होता है, न अति पिछड़ा होता है, न सवर्ण होता है। वो अपराधी होता है, चाहे वो लालू प्रसाद हो, लालू प्रसाद यादव को। हाँ, मैंने पूछिए ना कि सृजन घोटाले में क्या हुआ? क्या सृजन घोटाले का फैसला नहीं आ रहा है? वो नहीं आना चाहिए क्या? पहले बोलने दीजिए, अर्जुन जी को बोलने दीजिए पूरा। हाँ, बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा उनको। हाँ, बोलिए। सजा जो है वो दलित और उसके आधार पर नहीं निर्णय होता है, फैसला होता है। अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
सीबीआई हो या कोई भी संस्था हो, इंडिपेंडेंटली किसी भी सरकार के दबाव में आकर कोई काम नहीं करनी चाहिए। उसको अपनी विश्वसनीयता जो है वो बना करके रखना चाहिए, क्योंकि यह एक देश के लिए बहुत बड़ा घातक चीज है। अगर एक स्वतंत्र संस्था जो है अगर किसी सरकार, किसी मंत्री या किसी प्रधानमंत्री के कहने पे काम करती है, यह इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको लगा क्या? अभी दो केस सामने हैं, एक लालू प्रसाद यादव, एक कुलदीप। क्या लगा आपको दोनों केस को देख के? क्या सीबीआई तटस्थ है या सीबीआई पर आरोप जो है देखिए, क्या लग रहा है? सीबीआई तटस्थ रूप से जिस तरह से काम कर रही है, वो सभी पक्षों के साथ में बराबर वो उसको अपनाना चाहिए। सक्रियता जो है वो केवल लालू प्रसाद के ऊपर ना, बल्कि उसके जो भी अपराधी है उन सबके ऊपर सक्रियता अपनानी चाहिए उसी तरह से। चाहे वो सृजन घोटाला हो, चाहे वो चारा घोटाला के किसी व्यक्ति की बात हो, उसको अपने आप में जनता में ये साबित करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष स्पष्ट है, यानी आम आदमी पार्टी का पक्ष स्पष्ट है कि अपराधी जो भी हो, कर्मों से, अपने क्रियाकलाप से जनता में ये मैसेज देना चाहिए कि वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, किसी के दबाव में नहीं काम कर रही है। अगर वो किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर केवल कार्रवाई करती है, बाकी के ऊपर नहीं करती है, तो ये गलत मैसेज आता है समाज में। चलिए ठीक है, चलिए। यानी यही तो हम लोगों का भी कहना है। हमारा ये कहना कभी नहीं रहा या कभी कतई कहना नहीं है कि जो आदमी कल्प्रिट हो उसको छोड़ दिया जाए। इंसाफ तमाम लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। कहीं भी जात पात के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर इंसाफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोगों का यही कहना है कि अगर ये केस सही है गलत है ये बात की बात है, इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है, बड़े गहन अध्ययन की जरूरत है। लेकिन कोई लेमैन भी समझ सकता है कि एक दो आदमी पर एक जैसा इल्जाम हो और उसमें एक आदमी ऊंची जात के लोग हो, असल रसूख के लोग हो, आज रूलिंग पार्टी से उनका वास्ता है इसलिए उनको छोड़ दिया जा रहा है। और ऐसे लोग जो गरीबों के मसीहा हैं, जो निचली जात के बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उनको बाकायदा तौर पर मंशा के तहत फंसा दिया जाए और उनको जेल हो रहा है। कोई भी एक लेमैन भी समझ सकता है कि इसका मतलब दोहरी नीति अपनाई जा रही है। ये हमारा इल्जाम नहीं है, ये हमारा इल्जाम नहीं है, ये हर कोई जानते हैं कि इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव थे। 91 से 94 के बीच में 89.4 लाख या निकासी देवघर कोषागार से हुआ था, जिसका सजा आने वाले 3 तारीख को है। जगन्नाथ मिश्र जी उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे। ये 7वीं बार लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे हैं। और देवघर अनेक मामले में ये एक मामला है। देवघर कोषागार से निकासी जो 91 से 94 के बीच में हुआ था, उसका प्रत्यक्ष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। ये देवघर वाला जो मामला है उसी का 3 तारीख को हाई कोर्ट से निर्णय आने वाला है। क्या लगता है कि ये 2 पक्ष कैसे हो सकता है? जी बोला जाए। आपने सीबीआई को कहा कि एक तरफ सही कर रही है सूची में और एक तरफ आप कह रहे हैं कि गलत कर रही है, तो अपना स्टैंड तो क्लियर, आम आदमी पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया। नहीं, हमारा स्टैंड क्लियर है उस पर। हाँ, हमारा स्टैंड क्लियर है। उस वक्त सीबीआई किसी के दबाव में काम नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपने तौर पर जो साक्ष्य प्रस्तुत किया और कोर्ट ने उसको देखा। कोर्ट ने उस वक्त अभी जो संज्ञान लिया उसमें यह साबित हुआ और कोर्ट ने देखा कि वो 2G स्पेक्ट्रम के 2G के घोटाले के तहत जो कुछ साक्ष्य उस वक्त रखा गया था वो गलत था। कोर्ट का फैसला सही आया। कोर्ट का फैसला हम आज भी सही मानते हैं। कोर्ट का फैसला हम आज भी सही मानते हैं। हमको कोर्ट के फैसले पर एतराज आज भी नहीं है। हमको गवर्नमेंट के मंशा पर एतराज है। हमारी बात आप समझ लें, हमने ये कभी नहीं कहा कि कोर्ट ने गलत किया। हम कोर्ट पहले भी न्यूट्रल मान रहे थे, आज भी कोर्ट को न्यूट्रल मानते हैं। लेकिन तब की सरकार का कोई इस तरह का मंशा नहीं था
तब की सरकार उस पर दबाव नहीं बना रही थी। यानी आपकी सरकार ने तो मंशा नहीं था, आप दूसरी सरकार की बुनियाद पर किसी कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन नहीं, लेकिन आज की सरकार का दबाव है। आज की सरकार ने अपने दबाव के तहत जो है अपने हिसाब से कोई एविडेंस प्रस्तुत किया, जिस एविडेंस के बुनियाद पर कोर्ट ने फैसला लिया। हमको कोर्ट के फैसले पर कल भी एतराज नहीं था, आज भी एतराज नहीं। हमारा ये स्टैंड क्लियर है, हमको कल भी एतराज नहीं था, आज भी एतराज नहीं। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था, गवर्नमेंट का दबाव नहीं था, आज की गवर्नमेंट का दबाव। एक सरकार रहती है तो मंशा उसकी अलग होती है, दूसरी सरकार होती है तो वही मंशा ठीक हो जाती है। तो चले हमारे मुद्दा पर चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ बता दें आज इस डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं मनीष जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ अर्जुन कुमार हैं जो आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, और प्रोफेसर जाहिद रजा हैं जो कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के दरभंगा के अध्यक्ष हैं। और हम चर्चा कर रहे हैं, काफी अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमारे पास 3 मुद्दा हमारे सामने में आया है। एक हो गया, 2 सवाल थे, जिस तरह सीबीआई पर पक्षपात का आरोप लगा है उसी तरह ईवीएम पर भी आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में जीतती है तो वहां ईवीएम पर सवाल नहीं उठता है, उत्तर प्रदेश में जीतती है तो ईवीएम पर सवाल उठ जाता है, गुजरात में अगर जीतती है तो वहां भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठता। तो ये कौन सा मानसिकता है राजनीतिक दलों का, कभी एक सही होता है तो कभी गलत होता है? ये बताइए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अर्जुन जी, ये बताइए, पहले आप ही पर आरोप लगाते हैं। आपने कहा था कि दिल्ली में कोई ईवीएम पर छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में बोला ईवीएम पे छेड़छाड़ है। अर्जुन जी देखिए, सवाल ईवीएम के ऊपर ये जो है, सवाल ये होना चाहिए कि ईवीएम पे से छेड़छाड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सवाल है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जो एविडेंस के साथ, सबूत के साथ पेश किया गया विधानसभा में कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है, वो दिखा भी दिया गया। आपने तो कहा था छेड़छाड़ संभव है, आप तो गए थे चुनाव आयोग के पास, आप चुनाव आयोग के पास गए थे, मायावती के साथ आप चुनाव आयोग के पास गए थे और आपने कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। चुनाव आयोग ने निमंत्रण तो दिया था, लेकिन वो ईवीएम को टच करने से मना कर रहा है, तो जादू से तो हैक होगा नहीं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी अगर ईवीएम को टेम्पर करेगा तो बगैर छुए कैसे उसको सिस्टम को अपडेट कर सकता है? तो बगैर आप चुनाव आयोग, आप मानते हैं कि वहाँ गलत नहीं है, ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं। चुनाव आयोग की तरफ से एक नौटंकी की गई, एक ड्रामा किया गया इस दोष से बचने के लिए। उसको मौका देना चाहिए कि हाँ आप हैक कर सकते हैं, तो कीजिए। चुनाव आयोग अपना पल्ला बचाने के लिए कि हम बदनाम ना हो जाए कि हैक हो रहा है ईवीएम, अपना पल्ला बचाने के लिए ये जो है, उसके लिए समय तो दिया था चुनाव आयोग आपको, आपने समय भी लिया था और आप मायावती जी गए थे, लेकिन समय से पहले आपने कोई समय देना अलग बात है और ईवीएम को टेबल पर रख करके और 10 फीट अलग खड़ा करना एक अलग बात है। 10 फीट अलग से अगर चुनाव आयोग कह रहा है, आप स्पष्ट कीजिए ना, क्या कर, आप स्पष्ट कीजिए, आप स्पष्ट कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस पर जो आरोप है वो सही है या गलत है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं सकती? आप स्टैंड स्पष्ट कीजिए ना। टेम्परिंग हो सकती है, संभव है, और ये बात नहीं है। देखिए, दिल्ली का चुनाव हो या पंजाब का चुनाव हो, चाहे यूपी का चुनाव हो, देखिए चोरी उतनी की जाती है तो वो छिप जाता है एक लिमिटेशन से के हिसाब से। चलिए आप मानते कि नहीं हो सकती है छेड़छाड़, हम मान लेते। चलिए जाहिद रजा जी ये बताइए, हाँ जाहिद रजा जी से पहले उसके बाद मनीष जाते हैं। आप तो लगातार आरोप लगाते रहे ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, लेकिन गुजरात में भी तो आप अधिक सीट ले आए, वहां क्यों नहीं छेड़छाड़ का आरोप लगाया आपने? हिमाचल में क्यों नहीं? इस बार तो आपकी बोलती बंद होगी उस मुद्दे पर। जाहिद रजा जी नहीं, हमने जो ब्लेम किया है वो डायरेक्ट ये नहीं किया है कि ईवीएम में तो हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि 10, वो भी हार्दिक पटेल 10 विधानसभा की बात कर रहे हैं, वो भी सभी की बात नहीं कर रहे, हार्दिक पटेल भी कह रहे हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? नहीं, हमने आवाज उठाई है। देखिए, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम हैक होता है, लेकिन हमारा कोई डायरेक्ट ये इल्जाम नहीं है कि तमाम जगह ईवीएम की वजह से हम
आप लोग आरोप लगा देते हैं, प्रूफ नहीं करते हैं, सबूत दे दीजिए कि है तो सकता है। हमने कोई डायरेक्ट ब्लेम भी ऐसा नहीं किया है कि हम कहीं चुनाव जीते हैं या कहीं हारे हैं तो ईवीएम की वजह से ही हारे हैं, लेकिन ईवीएम पे छेड़छाड़ किया गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये कहिएगा कि आप कहीं जीत रहे हैं तो वहां आपके ईवीएम सही है, कहीं हार रहे हैं तो ईवीएम सही नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि तमाम जगह आप कामयाबी हो जाए। एक जगह कोई आदमी चोरी करने जाता है, कहीं चोरी हो जाती है, एक जगह चोरी करने जाता है चोरी नहीं होती है। इसका मतलब आप ये नहीं कहिए कि चोरी हुई ही नहीं कहीं। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने 67 सीटें जीती तो ये मुद्दा आम आदमी पार्टी का नहीं बनता है, ये बीजेपी का और कांग्रेस का बनता है। वो मुद्दा उनको उठाना चाहिए था कि ईवीएम हैक हुआ है, ये उनको उठाना चाहिए था। और उस पर तो कहाँ उठाए, वो तो उठाते नहीं है, है। देखिए, उठाई जो चोरी किया है वो उस मैटर को कैसे उठाएगा? जो चोरी किया है वो पूरे मैटर उठाएगा। चलिए मनीष जी, जी मनीष जी सामने जी मनोज जी, मैं आपके सामने ईवीएम और ईवीएम से जुड़े विवाद जो इस देश में कांग्रेस और आपके द्वारा उठाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। गुजरात चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिला, जन समर्थन मिला और एक अभूतपूर्व बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां सबसे ज्यादा विधानसभा के क्षेत्र हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 3/4 से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनाती है, तो जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उनकी जड़ें हिल गई। उन्हें लगा इस देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की आंधी उठ गई है, अब हम लोग सरवाइव कैसे करेंगे? तो उन्होंने ईवीएम का मुद्दा समाज के बीच में रखना शुरू किया। इस पर उनको देखते हुए हमारे इलेक्शन कमीशन जो एक स्वतंत्र संस्था है ने इसको संज्ञान में लेते हुए 10 दिनों तक सभी राजनीतिक दलों को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, आग्रह किया, आपके सामने ईवीएम खुला पड़ा है, आप इसे हैक करके दिखाइए। न तो मायावती, न तो अरविंद केजरीवाल के आदमी और न ही कांग्रेस के आदमी ये बेवकूफ बनाया गया। सुनिए, ये बेवकूफ बनाया गया। आप जब बोल रहे थे ये देश की जनता को बेवकूफ बनाया गया। अर्जुन जी, आप जब बोल रहे थे, आप सुनिए, तो मैं एक बात मैं कहता हूँ, अगर टेबल पे खाना रख दिया जाए और बोला जाए कि आप 10 फीट खड़ा होकर के अलग खाना खा लीजिए, तो क्या संभव है? अपने समय में रखे अर्जुन जी, मुझे अपनी बात को कंप्लीट करने दे। इसके बाद गुजरात का चुनाव आता है। हमारी अपेक्षाएं थी कि हम 140-150 के आसपास आएंगे, फिर भी हम लोगों ने 99 की हमें संख्या मिली और हम लोगों ने सरकार बनाया। कांग्रेस जो कह रही थी ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, उनकी भी सीटों में बढ़ोतरी हुई। सीटों में बढ़ोतरी के बाद अगर सरकार का ईवीएम पे कोई किसी प्रकार का कुछ हो सकता था तो कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं आ सकती। साफ जनता जिसके साथ है उसकी सरकार बनेगी। और ये मुद्दा जो ईवीएम हैक करना, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, सभी कांग्रेस, सभी सरकार के दबाव में है। ये सब जब लोग हारते हैं तो उनके मुंह से इस तरह अपनी हार को बचाने के लिए इस तरह की बातें निकलती हैं। चलिए जाहिद रजा जी, क्या माने आप, दोहरा मापदंड आपका रहा है, सीबीआई मामले पर भी आपका मापदंड दोहरा है। एक जगह कहते हैं सही है टूजी में, वहीं लालू प्रसाद के पक्ष में कहते हैं गलत है। आप ईवीएम के हैक की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, गुजरात में आप कहते नहीं है, पंजाब में कहते नहीं है, तो ये दोहरा मापदंड क्यों है साहब? नहीं, हमारा दोहरा मापदंड नहीं रहा है, हमारा क्लियर स्टैंड है। इन्होंने ईवीएम को छेड़छाड़ करने की बराबर कोशिश किया है। अब ये आप खुद ही देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि जब इनकी ज्यादा चली यूपी में तो इनको ज्यादा बढ़त मिली, जब इनकी कम चली तो इनको कम बढ़त मिली। अभी जिस गुजरात की बात कर रहे हैं इनको इनकी कम चली, इनका 16 सीट घट गया, ये 3 डिजिट को नहीं पहुंच सके। इन्होंने विकास की बात अभी किया, जिस विकास की बात श्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे थे, गुजरात के इलेक्शन में इन्होंने विकास पर कोई बात ही नहीं किया। बल्कि मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं। दोहरा मापदंड ही बात कर रहे हैं, दोहरा मापदंड एक बता दीजिए ना, मापदंड एक होना चाहिए। आपने देखा गुजरात, हम मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, हमारे हैं, आप बात मेरी सुनिए, हम मुद्दे से भटक नहीं रहे, हम ईवीएम पर ही बात कर रहे हैं।
इन्होंने बराबर छेड़छाड़ की कोशिश किया है। इनका जहां ज्यादा चला वहां इनको ज्यादा बेनिफिट हुआ। आप गुजरात में आपने हार्दिक पटेल जहां वहां कहा है कि यहाँ ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया। यह बात है कि गुजरात में इनके ईवीएम से छेड़छाड़ कम चला, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, ईवीएम से छेड़छाड़ इन्होंने किया लेकिन कम चला, इसलिए कम फायदा इनको हुआ। जहाँ ज्यादा चला ज्यादा इनको फायदा हुआ। अरे कम चला है अपनी सुविधा के हिसाब से मुझे लगता है कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल है अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां कहेंगे आपका ईवीएम पर नहीं हुआ। हमारी कुछ संख्या हम मानते हैं हमारी सीटें घटी हैं गुजरात में, इनकी सीट तो बढ़ी है। अगर ईवीएम पे हमारा कंट्रोल होता तो ये रिजल्ट नहीं होता। और 5वीं बार लगातार गुजरात में सरकार बनाए हैं। वहां की जनता का हमारे पर विश्वास है आने वाले समय में इस देश का विकास जो गुजरात के मॉडल पर था, आज पूरे देश विकास में गतिमान है। अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में। अरे सर, गुजरात के विकास का जो ढोल पिट रहे हैं, गुजरात का विकास वही है क्या कि आज स्कूलों में जो है, जो मनीष सिसोदिया ने औचक निरीक्षण करके वहां पाया कि आज वहां शौचालय तक नहीं है और वहां जो टीचर जो महिलाएं हैं वो आज जो है खुले में शौच करने पे मजबूर है और वहां पर 2-2 शिक्षक को खड़ा करना पड़ता है रखवाली के लिए। या यही गुजरात का विकास है, यही गुजरात का विकास मॉडल है। देखिए पूरे देश में गुजरात का विकास मॉडल आज जो प्रतिदिन सड़कों का निर्माण होता था हमारी सरकार से पूर्व उसका 10 गुना सड़कों का निर्माण हो रहा है। शौचालयों का निर्माण जो बिल्कुल रुका हुआ था देश में स्वच्छ भारत के निर्माण में, वो आज शौचालय का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? आप तो दिल्ली की सरकार केंद्र में बैठे हुए हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है और दिल्ली को देखेंगे तो पूरे दिल्ली भारत सरकार स्वच्छ अभियान चला रही है और दिल्ली में गंदा पड़ा है। दिल्ली की बात कर, चलिए दिल्ली पर बात करता हूँ। दिल्ली में जो आम आदमी की सरकार ने अभी तक 3 साल में किया वो आपने और कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। केवल जनता को बेवकूफ और बेवकूफ बनाते रहे आप लोग, कभी जातिवाद में बांटकर, कभी धर्मवाद में बांटकर, कभी दलित में बांट करके आप लोगों ने केवल वोट पोलराइजेशन का खेल खेला है। आज तक देश में जनता के वास्तविक मुद्दों का आपने ध्यान ही नहीं रखा। आपको वोट पोलराइजेशन से मतलब है। जब जब चुनाव आते हैं मंदिर पैदा हो जाता है, जब चुनाव आते हैं, सुनिए, जब चुनाव आते हैं, सुनिए, गौ हत्या, गौ रक्षक पैदा हो जाते हैं। दिल्ली की सरकार की उपलब्धि बताइए। मोहल्ला क्लिनिक में क्या हुआ? मोहल्ला क्लिनिक आज जो है दिल्ली का अपॉइंटमेंट। अरे भाई यही बात हम कर रहे थे। आप सुनिए आप बात सुनिए। आप जिस विकास मॉडल की बात कर रहे हैं यही बात हम कर रहे थे पहले। आप पूरे देश में गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं और हम बता दें हमारे शामिल हैं जो हमारे आपसे गुजरात हम अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ताकि दरभंगा के तमाम जनता और विकास के नाम पर कोई बात ही नहीं किया। और हम चाहते हैं मुद्दे से नहट के हमारे साथ जो राजनीतिक दल के नेता हैं, भाजपा के हैं मनीष जायसवाल जी, जो बीजेपी के जिला सचिव है वही घोषित बता दें, अर्जुन कुमार जी हैं जो उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, और बता दें हमारे साथ रजा है जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है। हम चले हमारे साथ अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ जो प्रतिभागी हैं काफी अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमें लगता है कि मिथिला मंच के इस डिबेट के बाद सभी राजनीतिक दल के नेता कम से कम तैयारी करके तो मंच पर बैठने का प्रयास करते हैं, डिबेट में बैठने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है दरभंगा की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर दरभंगा के स्तर के राजनेता अगर राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर की बातों पर अपने विचार रखते हैं, अपनी विचारधारा को रखते हैं तो एक उपलब्धि मानी जाएगी राजनीतिक दलों की। हम आगे एक मुद्दा और है जिस पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली के मेट्रो, मानव रहित मेट्रो के उद्घाटन में दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं बुलाया जाना कहां तक सही है, बताइए मनीष जी। जी दिल्ली मेट्रो अब जिसका आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुला दिया लेकिन उनको वहां नहीं बुलाया गया। मैं 2 बातें रखना चाहूंगा। पहला कि वो कार्यक्रम कहाँ हुआ था। मनोज जी आपके मीडिया के आपके मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ वो जो मेट्रो था उद्घाटन था वो नोएडा में हुआ था। और नोएडा आप सभी लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में आता है
वहाँ की सरकार के द्वारा शासित प्रदेश है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ये पूरी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर में शासन का है और उत्तर प्रदेश का जो निर्णय होगा उसे सबको मानना होगा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के मुख्य व्यक्ति हैं, जो अग्रणी होते हैं, वो वहाँ के एक चीज बताइए, देश के प्रधानमंत्री सर एक चीज बताइए, 75% क्षेत्र जो है दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता है और 25% क्षेत्र जो है वो यूपी में पड़ता है। लोगों को बुलाना था। पहले मनीष जी को बोलने दीजिए, अर्जुन जी मनीष जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मनीष जी को बोलने दीजिए, हमारे पास समय कम है, अंतिम मुझे मनीष जी को बोलने दीजिए पहले अर्जुन जी। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं या उनके क्षेत्र में पड़ने वाली योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को का शुभारंभ करने के लिए वहाँ की सरकार निर्णय लेती है। और चूंकि नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा शासित प्रदेश है, इसलिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी जी और इस देश के प्रधानमंत्री वहाँ उपस्थित थे। मुझे नहीं लगता है कि और अगर हम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बुलाए तो दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश से सटे हुए अनेक राज्य हैं, तो ये प्रश्न उठ जाएगा कि जितने भी प्रदेश सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश से, सारे के चीफ मिनिस्टर को वहाँ उस कार्यक्रम में बुलाया जाए। तो मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर में था। अर्जुन जी, देखिए अरविंद केजरीवाल जी को अगर उसमें उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है तो उस मैटर को मनीष सिसोदिया जी का स्टेटमेंट आया है, उसका आम आदमी पार्टी कोई वो मायना नहीं दे रही है। उसके लिए वो उनका अपना खुद वजूद कम हुआ है। देश की जनता सब कुछ देख रही है कि जिसके घर में आप उद्घाटन कर रहे हैं उसको इग्नोर कर दिया आपने, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है। बिल्कुल, ये तो क्लियरली दिख रहा है। नोएडा उत्तर प्रदेश ये तो पूरा दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि एक तरह से एक छोटी सी पार्टी जो दिल्ली में है उसको इग्नोर करने की कोशिश हो रही है, उसको दबाने की कोशिश हो रही है 2 दिनों से राघव चड्ढा का, ताकि ये ऊपर ना आ जाए। इसलिए उनको न पूछा जाना, ये उस चीज का एक कड़ी है, उसी का कड़ी है। प्रदेश जो दिल्ली है, इसके बाद ये केवल और केवल मोदी और योगी जी, ये 2 ही लोग इस देश में हाईलाइट होना चाहते हैं। भाजपा इन्हीं लोगों के बदौलत जो है वो आगे का रास्ता तय करना चाहती है। नोएडा और वो उनका विशेष अधिकार समय बड़ा हो रहा है, काम कम और ढोल पीटा ज्यादा जा रहा है। देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। नहीं देखिए, ये और नोटबंदी के बाद भी अनेक राज्यों में बीजेपी अपार बहुमत के साथ जीत रही है। देखिए, नोटबंदी के बाद जी जब मैं बोल रहा हूँ, नोटबंदी के बाद इन्हें देखने पर इलेक्शन में इनको केजरीवाल जी की बढ़त अगर मिली है तो आप इसको इनकी कामयाबी नहीं समझे। इनकी कामयाबी किस बात के लिए है? ये मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा करके जात पात में बांट के लोगों को सेंटीमेंट को उभार के ये वोट हासिल करते आ रहे हैं। ये बहुत दिन चलने को नहीं है। इनका 15 लाख का जुमला खत्म हो गया। इनके 2 लाख रोजगार देने का जुमला खत्म हो गया। मुल्क में किसी तरह का कोई विकास करने का काम इनका खत्म हो गया। इन्होंने सतही तौर पर जमीन पर मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं किया है। अब आप कह रहे हैं, सही है कि इनको फिर अपार बहुमत मिलता। आपने गुजरात में नहीं देखा कि जब इनकी सरकार खिसकने लगी, जब इनका जनाधार खिसकने लगा, इन्होंने 2 मरतबा जीएसटी को रिव्यू किया। फौरन इलेक्शन के दरमियान जीएसटी को रिव्यू किया और उसके बाद इन्होंने जब इससे भी नहीं हुआ तो ये सेंटिमेंटल भाषण करने लगे, लोगों के बीच जो है जात पात फैलाने लगे। आपने देखा कि यूपी से चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया जिनका रोड शो हुआ और आदमी उनके साथ नहीं था, लेकिन इन्होंने सिर्फ उनको इसलिए लॉन्च किया वहाँ कि ये वहाँ जात पात फैलाए, कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे, इज्म को बढ़ावा दे। और प्रधानमंत्री जी इलेक्शन के दरमियान में एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को कहते हैं कि पाकिस्तान से कंस्पायरेसी कर रहे हैं। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है इस मुल्क की कि एक मुल्क के प्रधानमंत्री एक्स प्रधानमंत्री को बगैर किसी एविडेंस के कह रहे हैं कि वो कंस्पायरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो इनका काम सिर्फ इतना ही था। आपने देखा इनको काफी वोट से ये हार रहे थे। इनको ये 50 का डिजिट क्रॉस नहीं कर सकते थे वहाँ। जब इन्होंने ये देखा क्योंकि आवाम में इनकी मकबूलियत जो थी वो काफी घट गई थी या काफी घट गई है, इसीलिए इन्होंने
सिर्फ सेंटिमेंटल बात किया, रोने गाने का काम किया इन्होंने, पाकिस्तान की बात शुरू कर दिया इन्होंने, कम्युनलिज्म की बात करना शुरू कर दिया इन्होंने, और ऐसे ही लोगों को लाए वहां। आपने देखा इनका काफी ग्राफ घट गया था, 50 सीट भी इनको नहीं आने जा रहा। हमारा डिबेट का समय हो चुका है, हम लोग इस पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए मनीष जी और मनीष जी और जाहिद जी, बिल्कुल धन्यवाद। का समय हो चुका है, हम अगले डिबेट में आप लोग को अवश्य बताएंगे पुनः एक बार, क्योंकि ये डिबेट बहुत अच्छा रहा और आप लोगों ने एक अच्छा परिचय दिया। आप लोगों का विदेश दौरा से फुर्सत ही नहीं है, बल्कि कुछ हम बता दें हमारे साथ। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद हमारे साथ मनीष जायसवाल बीजेपी के जिला हमारे मुल्क में, धन्यवाद मनीष जी। जानते हैं कि अर्जुन कुमार जी आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, अर्जुन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर जाहिद रजा जी कांग्रेस के मैंटी सेल के अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आप लोग को चर्चा में शामिल करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है दरभंगा के राजनीतिकों के द्वारा दरभंगा की जो मुख्य समस्या है, राष्ट्र की जो समस्या, उस पर अपने विचारधारा को रखना। इससे हमारे लीडर सिर्फ अपडेट ही नहीं होंगे, बल्कि अपने विचारधारा को, हमारे इस वीडियो को जो यूट्यूब पर वायरल होता है, देश के विभिन्न राजनीतिक दल के नेता अपने अपने प्रवक्ता को दिखाते हैं कि दरभंगा में भी ऐसा डिबेट होता है और राजनीतिक दल के नेता अपनी बातें अच्छा तरीके से पक्ष में रखते हैं। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद अर्जुन जी, धन्यवाद जाहिद जी। धन्यवाद मनोज जी, हम लोगों को आपने मौका दिया अपनी बातों को आपके माध्यम से रखने का। मैं तहे दिल से आपका मनोज जी धन्यवाद करता हूँ, आपका आभारी रहूंगा।